नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक और बार रिवीजन कर लेते हैं ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, और मैं इस रिवीजन को काफ़ी ब्रॉड रखूँगा सो दैट वी कैन कवर द जनरल लार्जर आइडिया एंड द वे वी हैव मूव्ड इन दिस सीरीज़। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इन रिस्पॉन्स टू ऑल द ऑपरेशन फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी देयर started movements and revolts from farmers and tribals, and we categorize them as proto-nationalistic, क्योंकि ये पूरी तरीके से nationalistic नहीं थे, but they had that element of revolting against the oppressive practices of the British Empire. उसके बाद we discussed the 1857 का first war of India's independence. एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड डिस्कसिंग मॉडर्न नेशनलिज्म, जिसमें हमने सबसे पहले समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन को डिस्कस किया, दैट वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और उसमें फिर हमने दो टेंडेंसीज पे ज़्यादा फोकस किया। एक था रिवाइवलिस्टिक टेंडेंसीज, पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियाँ, और दूसरा was the modern blend of European and the traditional thoughts, traditional ancient thoughts. मॉडर्न नेशनलिज्म में ही हमने फिर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्कस किया, after which we discussed extremist phase, and under that we also talked about the Swadeshi movement. Then we reached the time period of 1907 to 1914, और फिर वहाँ पर हमने राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया था उसे हमने डिस्कस करना शुरू करा, विच वॉज ऑल्सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का वन ऑफ द क्लॉजेज. Then we discussed the impact of World War II, which was again the phase from 1914 to 1919. यहाँ पर हमने गदर मूवमेंट, होम रूल लीग, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917, इस पे थोड़ी सी चर्चा करी. After which we started talking about the rise of Gandhi, and we discussed Kheda, Champaran, Ahmedabad Mill Andolan, and the non-cooperation movement, and how was it called off, which led to a lot of disappointment in the youth of that time. And we also talked about how that further fueled the revolutionary nationalism, और हमने फिर थोड़ा सा revolutionary nationalism in 1920s और 30s डिस्कस किया. यहाँ पर हमने यह भी थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू किया कि कैसे द बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फार्मर मूवमेंट्स इन 1920s and 30s. We started talking about the movement and the voice against untouchability. We talked about Periyar Nayakar and B.R. Ambedkar in that regard. We also talked about labor and trade unionism that started coming up as the result of, again, one of the biggest influence was Bolshevik revolution. And then we also talked about the idea of women participation and women empowerment in the national movement. फिर हमने ग्रेट डिप्रेशन को डिस्कस किया और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस किया. उसी के कॉन्टेक्स्ट में देन वी डिस्कस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वी टॉक्ड अबाउट गांधी आयरविंग पैक्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. Today, in this episode, we will talk about the rise of socialism and communism in the Indian politics and national movement. तो आज सबसे पहले इस राइज ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म को पहले एकदम वहां पे जंप करने से पहले वी शुड ट्राई टू बिल्ड कॉन्टेक्स्ट. आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इस पे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे. फिर हम देखेंगे कि व्हाट वर द की इनिशियल आइडिया अराउंड द कम्युनिज्म, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह, इनका क्या आइडिया था, और you know what were some of the limitations. And then in the next episode we will talk about socialism within Indian National Congress and socialism, adoption of socialist idea by the youth leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose.
तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो लेफ्ट राइट ये आइडिया कहां से आया। तो ये जो लेफ्ट और राइट वाला आइडिया आया है, ये सबसे पहले यू कैन ट्रेस इट बैक टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने एक फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी एक सीरीज की हुई है, अगर आप उसे सुनेंगे तो वहां से भी आपको काफी कुछ आइडिया लगने लगेगा। बट ऐसा था कि जो फ्रेंच जब रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या उनकी जहां पर ये पूरे ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या वहां पर जो बैठता था, वहां पर जो स्पीकर सेंटर में होता था और उनके लेफ्ट में कुछ ऐसे लोग होते थे जो रैडिकल चेंज की डिमांड करते थे, और राइट में कुछ ऐसे लोग होते थे जो थोड़े कंजर्वेटिव थे, जो राजा को सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो रॉयलिस्ट थे। तो इसलिए वहां से ये लेफ्ट और राइट का आइडिया आया। राइट मतलब ज्यादा कंजर्वेटिव, हु वांट टू कीप अ लॉट ऑफ structures and the power structures in the same way। लेफ्ट वो लोगों को कहा गया जो बहुत ज्यादा रैडिकल चेंज की बात करते थे, और वहां से ही ये लेफ्ट और राइट का आइडिया शुरू हुआ। फिर आगे चल के मार्क्स ने क्या कहा। मार्क्स, देखिए मार्क्स जो थे उन्होंने सबसे पहले जो अपनी थ्योरी दी वो टू मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को ध्यान में रखकर दी, विच वर जर्मनी एंड ब्रिटेन एट दैट टाइम। तो मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने यह कहा कि जो दो बहुत इंडस्ट्रियलाइज, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, उनमें एक सर्वहारा क्रांति आएगी। इट विल बी एन आर्म्ड रेवोल्यूशन। सर्वहारा कौन है? सर्वहारा वो लोगों को बोला, प्रोलेटरिएट उन लोगों को कहा गया जो नई मॉडर्न इंडस्ट्री में लेबर क्लास जो था, जिनके पास लैंड भी नहीं थी। तो देखिए एक बात हमको ये बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने फार्मर्स को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि फार्मर्स के पास लैंड होती थी। उन्होंने सिर्फ लेबर्स को ध्यान में रखकर यह थ्योरी दी, और उन्होंने क्या कहा कि ये लेबर जो हैं इन दो इंडस्ट्रियलाइज नेशन में, दे विल राइज अप इन आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द मिडिल क्लास। क्योंकि मार्क्स के हिसाब से ये जो बुर्जुआ, जो उन्होंने कहा, जो रिच मिडिल क्लास वाली जो जनता है, ये ही ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस को लाती हैं, जिसके कारण से लेबर इज ऑपरेस्ड। इसलिए एक और जो चीज, जैसे मैंने क्या कहा, एक तो फार्मर्स को इंक्लूड नहीं किया था मार्क्स ने अपने इनिशियल थ्योरी में। वैसे मार्क्स ने कभी नहीं किया इनिशियल, क्या कभी भी फार्मर्स वर नॉट इंक्लूडेड। एंड द सेकेंड थिंग, ये धर्म को के बहुत अगेंस्ट गए। अगेंस्ट इसलिए गए क्योंकि मार्क्स का कहना ऐसा पड़ता था कि जो मिडिल क्लास है, जो बुर्जुआ क्लास है, वो धर्म को, वो रिलीजन को एक मीडियम ऑफ ऑपरेशन बना लेता है अगेंस्ट द प्रोलेटरिएट, जो सर्वहारा क्लास है उसके अगेंस्ट। तो सबसे पहले तो मार्क्स ने ये कहा। अब देखिए जैसे ही मार्क्स ने ये थ्योरी दी, उस समय तो वो जर्मनी में ही थे, तो दोनों, ब्रिटेन सबसे ज्यादा, ब्रिटिश सरकार बहुत सजग हो गई, और वहां पे यूरोप में जितनी दूसरी सरकारें थी या जितने पावर स्ट्रक्चर्स थे, बहुत सजग हो गए कि हमको ये सर्वहारा क्रांति वगैरह नहीं होने देना है। तो मार्क्स तो 1883 में काफी डिसअपॉइंटेड होकर मरे, क्योंकि उन्होंने जो जो कहा था वो ट्रू यूरोप में तो नहीं हो पाया। तो क्या क्या तीन चीजें कही थी मार्क्स ने, ये सर्वहारा क्रांति कैसे होगी और ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट एक्शन होगा, जो कि एक आर्म्ड रेवोल्यूशन होगा। द सेकेंड स्टेज उन्होंने कहा कि प्रोलेटरिएट ऑटोक्रेसी हो जाएगी, मतलब एक सर्वहारा तानाशाह आएगा। और जो थर्ड स्टेज कही, जिसे फिर कम्युनिज्म कहा गया, वो ये है क्लासलेस सोसाइटी। ये सर्वहारा तानाशाह के बाद एक सोसाइटी का निर्माण होगा जिसमें क्लास बिल्कुल नहीं बचेगी। तो ये थर्ड स्टेज तक तो मतलब कहीं पे भी मार्क्सिज्म पहुंचा ही नहीं, है ना। ये क्लासलेस सोसाइटी वाला स्टेज तो आया ही नहीं। अब हुआ क्या आगे? हुआ ये कि ये मार्क्स तो डिसअपॉइंटेड, ही पास्ड अवे डिसअपॉइंटेड, है ना, जैसे मैंने कहा। तो इनके ही आइडियाज से आगे लेनिन इंस्पायर्ड हुए, है ना। और लेनिन ने क्या कहा कि लेनिन ने यह कहा कि यार भाई,
मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन में तो नहीं हो पाया, है ना। तो इसलिए हमको सबसे कमजोर कड़ी को अटैक करना चाहिए, विच इज द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन। तो आप देख रहे हैं कि मार्क्स से लेकर लेनिन के बीच में यह आइडिया का डिफरेंस था। अच्छा, अब इसमें मार्क्सिज्म तो हम समझ गए, मार्क्स ने क्या कहा और क्यों कहा। अब हम समझते हैं सोशलिज्म का क्या आइडिया है। सोशलिज्म का ये आइडिया है कि द कम्युनिटी, समुदाय, कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। देखिए, ये आइडिया इज almost the exact opposite of what capitalism talks about. Capitalism talks about the personal ownership or a group's ownership of property, of means of production and distribution. यहां पर ये क्या कह रहा है कि ये कम्युनिटी ओन्ड होगा। जो बड़ी कम्युनिटी है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को ओन करेगी, और उसी आइडिया को आप सोशलिज्म कहने लगेंगे। अब देखिए, सोशलिज्म में भी दो अलग अलग बिग कैटेगरीज हैं। पहला सोशलिज्म है वर्ग समन्वय। वर्ग समन्वय मतलब क्लास कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूटोपियंस थे। यूटोपियंस मतलब आदर्शवादी समाजवाद वाले जो लोग होते थे, कि ये जो क्लास डिफरेंस है इवन विद इन इंडिया, ये क्लास डिफरेंस लोगों में, जो हायर क्लासेस हैं उनमें एम्पैथी जगा के, जैसे जमींदारों में अगर आप एम्पैथी जगाओगे टुवर्ड्स द फार्मर्स, तो दिस क्लास कोऑर्डिनेशन कैन लीड टू सोशल चेंज इन द वे सोशलिज्म टॉक्ड अबाउट। तो ये वाला जो एक अप्रोच था, ये किसने अपनाया? गांधी ने अपनाया ये अप्रोच। आगे चल के विनोबा भावे, जो उन्होंने भूदान मूवमेंट शुरू किया था, भूदान मूवमेंट का बेसिक आइडिया यही था कि आप जमींदारों में एम्पैथी को बिल्ड करोगे और वो अपने मन से वॉलंटरीली ही किसानों की मदद करने के लिए सामने आकर खड़े होंगे। तो ये तो वर्ग समन्वय। दूसरा था क्लास स्ट्रगल वाला आइडिया, और ये क्लास स्ट्रगल वाले आइडिया में ही दो और कैटेगरीज। तो फिर से एक और बार समझ लेते हैं, क्लास कोऑर्डिनेशन, क्लास स्ट्रगल, दो ब्रॉड आइडियाज हैं। क्लास कोऑर्डिनेशन में हमने देखा यूटोपियंस जो थे, लाइक गांधी, विनोबा भावे आर एग्जांपल्स। क्लास स्ट्रगल में दो तरीके के आइडियाज निकले। एक तो मार्क्सिस्ट आइडिया था कि भाई आर्म स्ट्रगल होगा, थोड़ा खून खराबा होगा, है ना, रक्तपूर्ण क्रांति होगी। और दूसरा आइडिया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाओगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे चेंजेस करोगे। आप क्लास स्ट्रगल अभी भी बता रहे हो, बट आप कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ले रहे हो। और ये हुआ नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो कांग्रेस का समाजवाद था उस समय का, वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वाले। सो क्लास स्ट्रगल तो है बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। सेम मार्क्सिज्म में क्लास स्ट्रगल है बट थ्रू ब्लडी रेवोल्यूशन, है ना। तो इसका मतलब समझे अगर अच्छे से, तो जो सारे सोशलिस्ट हैं वो मार्क्सिस्ट भी हैं, बट जो सारे मार्क्सिस्ट हैं वो सारे सोशलिस्ट नहीं हैं, क्योंकि सोशलिज्म के दो तीन अलग अलग अप्रोचेज हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। तो आई होप कि अब यहां पे आपको थोड़ा मार्क्सिज्म सोशलिज्म में अंतर समझ में आने लग गया होगा और उसके की आइडियाज समझ में आने लग गए होंगे। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि लेनिन ने क्या बोला कि भाई मार्क्स ने तो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज की बात करी थी, बट वी विल अटैक द वीकेस्ट लिंक विच इज द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन। और फिर उसके चलते 1917 में, क्योंकि रशिया वॉज लार्जली अ फार्म इकोनॉमी, तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में आया वो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन को ध्यान में रख के आया। और देखिए, लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज तो जितनी कॉलोनीज थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, ये सारे भी लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन के कैटेगरी में फॉल करते थे। और इस कारण से जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन थी, इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल दीज कंट्रीज। इट ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यूथ इन लॉट ऑफ दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया।
ठीक है, तो ये तो 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन तक क्लियर हो गया। अब 1924 में लेनिन पासेस अवे एंड स्टालिन कम्स टू पावर, राइट। और स्टालिन सबसे पहले क्या सोचते हैं? स्टालिन सोचते हैं कि मैं सबसे पहले रशिया को इंडस्ट्रियलाइज करूंगा। तो अब जो स्टालिन का कम्युनिज्म है, इट इज वेरी वेरी फार, क्योंकि स्टालिन जो मेथड्स का यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव मेथड्स का यूज करते हैं। बहुत सारे फार्मर्स को एग्जाइल कर दिया जाता है सर्बिया, या उनकी जमीन छीन ली जाती है, क्योंकि अब स्टालिन रशिया को इंडस्ट्रियलाइज करने में जुट जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टालिन का कम्युनिज्म है वो मार्क्स ने जो कम्युनिज्म बताया था उससे काफी दूर आ चुका होता है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? जब स्टालिन ने कम्युनिज्म की शुरुआत करी जिस तरीके से करी, तो उस समय इट kind of coincided with the Great Depression in the capitalist economy. So हुआ क्या? जो स्टालिन का कम्युनिज्म था, it became way more lucrative when it was contrasted against the Great Depression of 1929 and 1930. इसके कारण भी जो आपकी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज थी, जो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज थी, उनको कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब आते हैं, व्हाट वाज द स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इन इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले 1920 में एम.एन. रॉय forms the Communist Party of India in ताशकंद। ताशकंद में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखते हैं। एंड देर इज दिस वेरी फेमस डिसएग्रीमेंट दैट हैपन्स बिटवीन लेनिन एंड एम.एन. रॉय। अब डिसएग्रीमेंट क्या था? डिसएग्रीमेंट ये था कि जब मार्क्स ने मार्क्सवाद की कल्पना करी, तब उन्होंने कास्ट, उन्होंने फार्मर्स, इन सब को ध्यान नहीं रखा, क्योंकि कास्ट के तो अवेयर ही नहीं थे मार्क्स, करेक्ट, और फार्मर्स की भी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन जो लेनिन ने सजेस्ट किया एम.एन. रॉय को कि जो करंट कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिज्म का जो आइडिया है वो करंट बुर्जुआ पार्टी जो भी है इंडिया में उसके साथ मिलकर करना चाहिए और अकेले नहीं होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली लेनिन ये कह रहे थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके विद इन जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पीपल हैं उनको उनके साथ मिलकर वहां पर काम करना चाहिए। वेयर एज एम.एन. रॉय क्या कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंटली ही जो वर्कर क्लास है उसके लिए काम करना चाहिए। सो एम.एन. रॉय गोज अहेड विद दिस आइडिया एंड फॉर्म्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब होता क्या है, 1930s में राइज ऑफ फासिज्म। तो सबसे पहले 1920 में ये कमेटी फॉर्म हो जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हो जाती है। फिर 1920s में जब स्टालिन आते हैं तो स्टालिन क्या कहते हैं, वहां पे जो इनकी जो कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, राइट, वहां से स्टालिन ये संदेश देते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है दैट शुड वर्क अगेंस्ट द इंपीरियल पावर्स। मतलब 1920s में मैसेज ये है कि अभी इंपीरियल पावर के अगेंस्ट काम करो, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट काम करो इंडिया में। सो कम्युनिस्ट पार्टी वो वाला मैसेज लेके ब्रिटिश के अगेंस्ट काम करती है। तब बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लोगों को गिरफ्तार करती है इंडिया में। फिर 1930s आता है। अब 1930s में क्या हो रहा है यूरोप में? 1930s में राइज ऑफ फासिज्म हो रहा है। देखिए, फासिज्म जो हिटलर की जो आइडिया था वो एकदम ऑपोजिट है कम्युनिज्म के, एकदम ऑपोजिट। ये एकदम टू एक्सट्रीम। स्टालिन इज एन एक्सट्रीम ऑफ लेफ्ट विंग एंड हिटलर वाज द एक्सट्रीम ऑफ राइट विंग। तो जैसे ही यूरोप में फासिज्म का राइज हुआ तो अब वहां से स्टालिन ने क्या संदेश दे दिया कि अब आप उन सभी पावर्स के साथ में हाथ मिलाकर काम करिए जो एंटी फासिस्ट है। अब एंटी फासिस्ट कौन हुए? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एंटी फासिस्ट, करेक्ट। तो वहां से अभी कम्युनिज्म जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको यह संदेश आता है कि आप हाथ में हाथ मिलाकर काम करिए ब्रिटिश के साथ। तो ये 30s में ऐसा होता है। फिर 1939 में क्या होता है? 1939 में हिटलर और स्टालिन एक पैक्ट साइन कर लेते हैं।
अब वो जैसे ही पैक्ट साइन हो जाता है तो अब स्टालिन का टोन फिर से बदल जाता है। स्टालिन कहते हैं फिर से कि जो एंटी इंपीरियल स्टांस लेके काम करिए, तो फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अब अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करने लगती है। और फाइनली जब 1941 में हिटलर रशिया पे ही अटैक कर देते हैं, ये पैक्ट वैक्ट सब ब्रेक करके, देखिए तानाशाहों का कोई अपना धर्म नहीं होता है। आपको हमें हमेशा यह बात समझ में आनी चाहिए कि जो ऑटोक्रेट्स होते हैं वो सिर्फ मतलब उनके सोचने का तरीका, ये पैक्ट और ये विश्वास वाली संधियां, ये सब बहुत रेयरली हो पाता है। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए तो बहुत बार ऐसा होगा। तो 1939 में ये इन्होंने लाइक दे साइंड अ पैक्ट, हिटलर एंड स्टालिन, एंड देन 41 में हिटलर ने रशिया पे ही अटैक कर दिया। आप जैसे ही रशिया पे अटैक करा फिर से स्टालिन का टोन बदल गया कि अब वापस से आप इन सपोर्ट ऑफ एंटी फासिस्ट रेजिम्स हो जाइए, मतलब ब्रिटिश के सपोर्ट में आ जाइए। तो इसीलिए ही कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दे डोंट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी दैट वाज हाईली एंड मोस्टली ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन एंड मॉस्को, वहां से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते थे वहां से ही ये लोग अपने काम को डिफाइन कर रहे थे। जबकि इंडिया में बहुत ज्यादा फर्टाइल कंडीशंस थी फॉर कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज। कैसे फर्टाइल कंडीशन थी? देखिए यहां पर बहुत ज्यादा कास्ट ऑपरेशन था, यहां पे फार्मर्स और जमींदारी का ट्रबल था, यहां पर अनटचेबिलिटी वाला पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका था, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर के बीच में भी स्ट्रगल था। तो बहुत ज्यादा फर्टाइल कंडीशन थी। बट प्रॉब्लम क्या था कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेवर अडॉप्टेड देयर आइडियाज एंड पॉलिसीज एंड अप्रोच फॉर द इंडियन कंडीशंस, है ना। आप देखेंगे कि चाइना में जो माओ जेडोंग थे, माओ जेडोंग ने सीधे सीधे बोल दिया कि भले ही मार्क्स ने अपने इनिशियल आइडियाज में फार्मर्स को इंक्लूड नहीं किया है, बट जो चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है उसमें फार्मर पार्टिसिपेशन बहुत हाई था, क्योंकि 85% ऑफ चाइना एट दैट टाइम was फार्मर्स, है ना। तो ये समझना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो यही थी कि दे वर गेटिंग ऑल देयर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम places which were not exactly aware of Indian context, Indian problems and Indian opportunities, और उस कारण से ज्यादा इम्पैक्ट, डिस्पाइट बहुत सारा एक्टिविटी, ऐसा कोई खास इम्पैक्ट उस समय ये पार्टीज इंडियन पॉलिटिक्स पे कर नहीं पाई। करना चाहती थी पर कर नहीं पाई बिकॉज दे वर नॉट वेल अडेप्टेड। आज का एपिसोड हम थोड़ा सा यहीं पर पॉज करेंगे। अगले एपिसोड में वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट राइज ऑफ सोशलिज्म। आज तो हमने इंडिपेंडेंट पार्टीज जो फॉर्म हुई उसके बारे में समझा एंड हाउ दे वर गेटिंग देयर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मॉस्को एंड लंदन, राइट, एंड व्हाई दे कुड नॉट adapt themselves to Indian situation. अगले एपिसोड में we will talk about the ideas that were forwarded by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose through sessions in Congress. We will also talk about that within Congress what was the socialist group that was formed and how it impacted Congress's policies and the Indian national movement in the long run. सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।